नमस्कार। अभी तक के भारतीय इतिहास में हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले लेक्चर में सिख संप्रदाय और अंग्रेज के बारे में अध्ययन किया था। इसके पहले कुछ वीडियो एक दूसरे टीचर डाले थे, जिसमें आप लोगों की शिकायत थी कि उनका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया। तो जो चीज़ें उन्होंने पढ़ाई थी उसे डिलीट करके हम फिर से इन सब चीज़ों को अलग से पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है? तो इसलिए आगे बढ़ गए थे, वो आगे आगे का वीडियो है। अब जो चीज़ें बीच में छूटी हुई थी मराठा साम्राज्य के बाद, उसको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, 1857 की क्रांति हुई, ये सब चीज़ें छूटी है, आंग्ला मैसूर वगैरह, इसे हम बताते हुए चलेंगे। इधर अभी आपको हफ्ते भर यानी 15 तारीख तक हो सके वीडियो ना आ पाए, कुछ एग्ज़ाम्स और कुछ पर्सनल वजह से। ठीक है? तो 15 तारीख के बाद से हम लोग एकदम कंटिन्यू पर डे वीडियो और वो करेंगे। हमारा जो क्रैश कोर्स है उसको आप देखिए, उस पे गहनता से अध्ययन करते रहिए। ये एक हमारी तरफ से आपको ऑफ़र के रूप में दिया गया है कि आपको हर सब्जेक्ट में गहनता से अध्ययन करा दिया जाए। ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कि कैसे आप जब यूरोपीय कंपनी पढ़ते हैं तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो पुर्तगाली आते हैं। ठीक है? उसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, डेनिस आते हैं, फ्रांस आते हैं। ये कंपनियों के आगमन का क्रम है। और इसी में जब कंपनी स्थापित होने की बात कही जाती है तो बस एक चीज़ आपको बदलना है। आते पुर्तगाली पहले हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज। लेकिन जब कंपनी स्थापना होगी तो सबसे पहले पुर्तगाली बसाते हैं, फिर अंग्रेज। ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। कंपनी में पुर्तगाली सबसे पहले, फिर अंग्रेज, उसके बाद डच, फिर फ्रांसीसी। ठीक है? और अंग्रेज और फ्रांसीसी के बारे में कई युद्ध हमने देखे, जब अभी पीछे हम देख रहे थे। ठीक है? 3 युद्ध हुए थे, तीनों के बारे में हम एक बार चर्चा कर चुके हैं। मराठाओं के साथ अंग्रेज़ों का कैसे युद्ध हुआ उसके बारे में देख लिए। सिख के साथ अंग्रेज़ों का कैसा युद्ध रहा, और उसके बाद उन्होंने साम्राज्य अमृतसर की संधि इसके पहले क्लासों में हमने देख लिया, जो कि गुरु नानक जी से स्टार्ट करके हमने रणजीत सिंह और दिलीप सिंह तक सारी हिस्ट्री हमने देखा। कोहिनूर हीरे तक के बारे में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया, किस तरीके से नादिर शाह फिर शाहजूआ के पास गया, कोहिनूर हुआ, फिर रणजीत सिंह को मिला, फिर दिलीप सिंह को मिला, फिर अंग्रेज़ों ने उन्हें हरा कर फिर अपने पास ले गए। विक्टोरिया के जो उनकी महारानी है उनके पास गया ये। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमने देखा। अब आइए आज देखते हैं जो आज है उसमें हम सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में देखेंगे। भारत के सामुद्रिक रास्तों की खोज 15वीं सदी के अंत में हुई, जिसके बाद यूरोपियों का भारत में आना शुरुआत हुआ। यद्यपि यूरोपीय लोग भारत के अलावा भी बहुत स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में सफल हुए, पर इनमें से कईयों का मुख्य आकर्षण क्या था? भारत। ठीक है? अब ये देखिए, भारत की आने वाली यूरोपीय कंपनियों का क्रम क्या था? पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश यानी अंग्रेज, फिर डेनिश, फ्रांस और स्वीडिश। ये उनके आने का क्रम है। और उसके बाद जब इसमें कंपनी स्थापना होगी तो उसमें सबसे पहले पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, तब डच, तब फ्रांस। ठीक है? अब इसी में जो पहला है वो है पुर्तगाली। ठीक है? ये लोग आते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखेंगे कि जब यहाँ से स्टार्ट कर होती है तो पहले निकलता है कोलंबस 1494 में, लेकिन वो भारत की खोज करने निकलता है, पहुँच जाता है अमेरिका, तो वो अमेरिका की खोज कर देता है। और उसके बाद जब निकलते हैं वास्को डिगामा जी वहाँ से, तो पथ प्रदर्शक, आइए उसके बारे में, पुर्तगाली के बारे में हम समझ लेते हैं। पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा। कब आता है? 17 मई। 17 मई है या 20 मई, एक बार इस पर ध्यान देख लीजिएगा। कई किताबों में 17 मई है, कई 20 मई है। हमारे टाइप राइटर महोदय ने इस पर देखा होगा। हाँ, ये कहाँ है? कालीकट, भारत में ये इनका पहला आगमन होता है। ठीक है? अब दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अरबेजा कैब्राल आते हैं। ठीक है? अब वास्को डिगामा के बारे में आइए देखते हैं। फिर प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? वास्को डिगामा, जो 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीफ या मजीद नाम से, वो कौन था? गुजराती पथ प्रदर्शक था। इसकी सहायता से 1498 ईस्वी को कालीकट के समुद्र तट पर ये उतरे। कौन? वास्को डिगामा जी। कालीकट, अब्दुल मजीद, गुजरात पथ प्रदर्शक। कालीकट के शासक
जमोरियन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन कालीकट के समुद्र तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरब ने इनका विरोध किया। किसका? पुर्तगालियों का। अब अभी अभी जो 2022 का प्रीलिम्स हुआ है पीसीएस, उसमें यही 3 ऑप्शन करके दिया था। कौन पथ प्रदर्शक था, कब आए, और तीसरा ऑप्शन ये था कि जमोरियन जो उन्होंने इनका स्वागत किया था, उसमें यही ऑप्शन दे दिया था कि राजा ने इनका स्वागत न करके विरोध किया था। ठीक है, तो यही ऑप्शन उसमें गलत था। ठीक है, अब वास्को डी गामा भारत आता है, फिर यहाँ पर वह काली मिर्च लेता है। काली मिर्च पाकर वो अपनी जहाज से जब वापस जाता है तो अपने देश में उस जितने में उसने काली मिर्च खरीदी थी उससे 60 गुना अधिक मुनाफा उसको प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसी मुनाफे को देखकर जो अन्य पुर्तगाली थे उन्होंने उन व्यापारियों में भी भारत में आने की लालसा उठने लगी। पुर्तगालियों के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। क्या क्या था? अरबों और वेनिसों के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना। जो अरब और वेनिस भारत में स्थापित हो चुके थे उनके प्रभाव को कम करना, तथा जो ईसाई धर्म वो मानते थे पुर्तगाली, उनका प्रचार प्रसार करना। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और 1961 में सबसे बाद में गोवा को छोड़ के जाते हैं। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। अत्याचार अंग्रेजों ने खूब किया, लेकिन ये 1947 में इनका रवानगी हो जाती है। कितना क्रांतिकालन, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत प्रताड़ित किया, बहुत शोषण किया। और उस जब हम आगे कालक्रम में देखेंगे, बहुत रोचक इतिहास है इसका, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्रांतिकारी क्या क्या किए। बहुत एक गहनता से पढ़ाई होगी उस पर। पुर्तगाली शासकों द्वारा पूर्वी व्यापार को विशेष प्रोत्साहन तथा शाही एकाधिकार प्रदान किया गया। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को इस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। जो इनकी कंपनी थी, इसका क्या नाम था? इस्तादो द इंडिया। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा जो पुर्तगाली था वह कौन था? पेड्रोट एल्ब्रेज कैब्राल। ठीक है, वास्को डी गामा 1498 के बाद जब वापस जाता है, दोबारा फिर 1502 में वह भारत वापस आता है। पूर्वी जगत में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, 1503 में कहाँ पर? कोचीन पर अपना पहला दुर्ग। डायरेक्ट पूछा जाता है कि इन्होंने अपना पहला कंपनी कहाँ स्थापित किया, तो उन्होंने कहाँ किया? कोचीन में। भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में जो प्रथम वायसराय था तो वह कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये महत्वपूर्ण है, ये शांत जल नीति इसकी जो याद करने वाली है। ब्लू वाटर पॉलिसी इसी के समय थी। आइए देखते हैं इसके बारे में, इसकी क्या खासियत थी। 1503 ईस्वी में अल्मेडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया और दीव के कब्जे के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। इसके बाद इनकी एक थी ब्लू वाटर पॉलिसी, याद रखिएगा, किसकी? अल्मेडा की। इसमें शायद नहीं है तो आप इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। शांत जल नीति अल्मेडा की ही देन थी। इसे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे लिख लीजिएगा आप शॉर्ट नोट्स में अपने। जो भी पढ़ाया जाता है जो है पीडीएफ, उसे निकालिए या बनाइए, लेकिन उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए जो कि आपके एग्ज़ाम प्री में जब हम देने जाएंगे या मेंस में तो वो अलग रहे, जो इसमें आपको लगे कि वो पॉइंट शुड अलग से नोट कर लिया करिए। अब अल्फासो डी अल्बुकर्क ये दूसरे थे। भारत में एक्सपेडिशन कमांडर के रूप में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत का पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी इसी को माना जाता है। अब इसमें क्या क्या खासियत थे वो आपके पॉइंट नोट करने में क्या है कि इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा छीन लिया। ऐसे बना लीजिएगा नोट्स, एक ये बना लिया। और भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र की राजधानी भी गोवा को ही बना दी। ठीक है, अब 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हुरमुज पर अधिकार कर लिया। इसके समय में पुर्तगाली भारत में शक्तिशाली नौसैनिक, ये भी पॉइंट नोट कर लिएगा कि इसी के समय में नौसैनिक सबसे शक्तिशाली हुए थे। किसके? अल्बुकर्क के।
अब अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के लिए निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को, जो निम्न वर्गीय पुर्तगाली थे, उनको क्या बताया कि भारत की महिलाओं के साथ वह विवाह करें। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा कि भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए किसको, निम्न कोटि के पुर्तगालियों को। अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों की भी भर्ती की थी। ये सब नोट करने वाली चीज़ है। अब अल्बुकर्क के बाद कौन आता है, पुर्तगाली वायसराय नीनू डी कुन्हा, यह 1529 से 38। अब इसकी क्या थी कि ये जो गोवा राजधानी थी ये यहाँ से हटाकर 1530 में कोचीन की जगह गोवा, पुर्तगालियों की जो कोचीन राजधानी थी, पहली फैक्ट्री जहाँ बनाए थे, अब वो कहाँ लेके गया, गोवा में। कौन, नीनू डी कुन्हा ने। और इसी ने ही सेंथोमा मद्रास, हुंगली बंगाल और दीव काठियावाड़ में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की थी। अब ऐसे पूछ लिया जाता है कि बंगाल में कहाँ, तो हुगली में। अब पुर्तगाली वायसराय जोआ डी कैस्ट्रो ने पश्चिम भारत के चाउल, दीव, सालसेट और बेसिन 1536 और बम्बई पर अधिकार कर लिया। पुर्तगाली पूर्वी तट के कोरोमंडल समुद्री तट के मसूलीपट्टनम बंदरगाह का पुर्तगाली प्रयोग करते थे। तो इनका एक और जगह था, कौन, मसूलीपट्टनम। बंगाल के शासक मसूद शाह द्वारा पुर्तगालियों ने 1534 में चटगांव और सतगांव में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की थी। किसने, पुर्तगालियों ने। और शासक कौन था उस समय, मसूद शाह। कहाँ कहाँ, चटगांव और सतगांव में, नोट कर लीजिएगा। चटगांव बंदरगाह की पुर्तगाली महान बंदरगाह की संख्या दी जाती थी। ठीक है, और पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य प्राप्त कर यहाँ से गुजरने वाली अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। और वो किससे करते थे, लेते थे, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। ये क्या थी, यह पुर्तगालियों के द्वारा लगाई गई ऐसी पद्धति थी जिसके द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाजियों को कार्टेज या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश इन्होंने वर्जित कर दिया, क्योंकि यह इनके पास नौसेना मजबूत थी। किसके समय में, अल्बुकर्क के समय में। अरबी और भारतीय जहाज़ों को जिन्हें कार्टेज प्राप्त होता था वो काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, अब पुर्तगालियों ने काफिला प्रणाली के अंतर्गत छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज को समुद्री यात्रा के समय संरक्षण प्रदान किया और इसके लिए उन्होंने चुंगी देनी पड़ती थी। ठीक है, क्योंकि यह पुर्तगाली उनको क्या करते थे, संरक्षण प्रदान करते थे। पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्र से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर जी थे, वो भी इस कार्टर या परमिट इनको भी वहाँ व्यापार करने के लिए लेना पड़ा था। किसको, अकबर को। अब 1532 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया। किसने, शाहजहां। शाहजहां का कार्यकाल किसके लिए जाना जाता है, स्थापत्य कला के लिए मशहूर माना जाता है। ठीक है, तो स्थापत्य कला का जो स्वर्ण का समय था वो किसका था, शाहजहां का। और चित्रकला का स्वर्णकाल अगर बात करें तो वो किसके समय में था, जहांगीर के समय में। और अगर मिश्रित हिंदी साहित्य या किसी भी साहित्य समाज की बात करें तो वो अकबर के समय में स्वर्णकाल उसे कहा जाता है। कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो यहाँ शाहजहां की बात आई तो हमने बता दिया। ठीक है, अगला है, पुर्तगालियों ने भारत या पूर्व के साथ व्यापार में वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया। यहाँ से वस्तुओं की खरीद में पुर्तगीज सोना, चांदी या अन्य अनेक बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग करते थे। ठीक है, पुर्तगाली मालाबार और कोकड़ तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का भी निर्यात पुर्तगाली करते थे। उत्तर पश्चिमी भारत से पुर्तगाली राफ्टा आदि ले जाते थे, यानी वस्त्र। जटा मानसी बंगाल से दक्षिण पूर्वी एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी आदि का यह क्रय किया करते थे। भारत से केवल काली मिर्च की खरीद के लिए पुर्तगाली प्रतिवर्ष 1,70,000 क्रूजेडो भारत लाते थे। ठीक है, अब पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुअट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले विगत एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा।
पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव पर 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे। ठीक है, आए सबसे पहले और ये गए भी सबसे बाद में। पुर्तगालियों के भारतीय व्यापार के पतन के क्या क्या कारण थे? इतने समृद्ध होने के बाद भी इनका पतन कैसे होता है, आइए देख लेते हैं। पहली क्या थी कि जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता का इनका भावना था। गुप्त रूप से व्यापार करना था। ये डकैती और लूटमार भी करते थे। ठीक है, और नए उपनिवेश ब्राज़ील की उस समय खोज हो गई थी। ठीक है, तो इस वजह से पुर्तगाली कमज़ोर पड़े थे। अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से इनका युद्ध चलता रहता था। जैसे जब अंग्रेज आते हैं तो इनका मुठभेड़ होगा पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों से। इनके पास जो तकनीक थी वो बहुत पुरानी थी। पुर्तगाली वायसरायों पर पुर्तगाली राजा का अधिक नियंत्रण था। यह भी एक कमज़ोर कड़ी थी। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस, ये तीनों महत्वपूर्ण है। नोट कर लीजिएगा अलग से, जो शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे। तो ये किसकी देन है? पुर्तगालियों की। क्या क्या? तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस। 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। भारतीय जड़ी बूटियों और औषधियों वनस्पतियों पर यूरोपीय लेखक द्वारा लिखित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का 1563 में गोवा से ही प्रकाशन हुआ था। ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रवेश करता है और एका विवाह और मासरत के नेतृत्व में इनका प्रवेश होता है। पुर्तगालियों के साथ भारत में गौथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। एक चीज़ इसमें नहीं है, हम अभी आपको बता देते हैं। जो सती प्रथा पर निषेध लगाया जाता है, नोट कर लीजिएगा, वो सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा ही लगाया जाता है। निषेध की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में कौन लगाता है? सबसे पहले पुर्तगाली। बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी और राजा राम, मतलब ये सब जो समाज सुधारक थे, इन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया। अंततोगत्वा कई चीज़ें आगे आप देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद डच आते हैं। तो जो प्रथम डच यात्री था वह कौन था? कार्नोलिस डी हाउटमैन। कब आया? 1596 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 में। अब यही देखिएगा, कंपनी की स्थापना 1600 में, और अंग्रेज जो कंपनी स्थापित करते हैं वो 1600 में ही। ठीक है, इसीलिए 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत तथा पूरब के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने से संबंधित अधिकार पत्र इनको दे दिया गया। बताइए, दूसरे देशों पे आक्रमण करने का अधिकार पत्र दे रहे हैं। अजीबोगरीब स्थिति थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की आरंभिक पूंजी जिससे उन्होंने यह व्यापार किया था वह कितनी थी? 65 लाख गिल्डर थी। 3 3 6 एक साथ 65 लाख गिल्डर थी। भारत में शीघ्र ही वैरिगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी ने मसाला व्यापार पर अपना एकाधिकार अर्जित कर लिया। कौन? डचों ने। भारत में डच फैक्ट्रियां की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पुलिकट स्थित गैल्ड्रिया के दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन किलेबंदी नहीं करता था? डच। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से अधिक रुचि इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में था, यानी यह भारत से आगे निकल चुके थे इंडोनेशिया तक। डचों ने 1613 ईस्वी में जकार्ता को जीतकर बेटविया नामक नए नगर की स्थापना की। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा शॉर्ट्स में। 1641 ईस्वी में डचों ने मलक्का और 1658 में सिलोन पर कब्जा किया। ठीक है, डचों ने 1605 ईस्वी में मुसुलीपट्टम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की। ठीक है, डचों द्वारा भारत में स्थापित कुछ अन्य कारखानों की स्थापना की गई जो इस प्रकार हैं। कौन कौन? पुलिकट में 1610 में, करिकाल में 1645 में, चीनसूरा में 1653 में, कोचीन में 1663 में, कासिम बाजार पटना, बालासोर और नेगापट्टम में 1658 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री डचों ने स्थापित की। अब जो इनसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये इनकी क्या देन थी? डचों द्वारा भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। इंपॉर्टेंट, कई एग्जामों में पूछा गया है। क्या निर्यात किया जाता था? नील, सोरा और सूती वस्त्र। डच लोग
मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात करते थे। मुख्यतः डच लोग भारत से सूती व्यापार, सूती वस्त्र, ये जरूर याद रखिएगा, किसका मुख्यतः क्या था, सूती वस्त्र का व्यापार ये करते थे। सूरत स्थित डच व्यापार निदेशालय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। गुजरात, सूरत, आप देखिए शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पिपली में स्थापित की गई, किसके द्वारा, डचों के द्वारा। कहाँ पर, बंगाल के पिपली में। लेकिन शीघ्र ही पिपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1653 ईस्वी में चीन सूरा अधिक शक्तिशाली डच व्यापार का केंद्र बन गया। यहाँ पर डचों ने गुस्तावुल नामक के किले का निर्माण कराया। बंगाल से डच मुख्यतः सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम का निर्यात करते थे। डचों द्वारा कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेशों में सूती वस्त्र का व्यापार किया जाता था। कहाँ पर, कोरोमंडल तट पर। मालाबार के तटवर्ती प्रदेशों से डच मसालों का व्यापार किया करते थे और डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, स्वर्ण निर्मित पैगोडा किसने चलाया, डचों ने। अब डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से एक तरफ से निष्कासित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के नौसैनिक शक्ति के सामने डच नहीं टिक सके। शक्ति नहीं, शक्ति, किसकी शक्ति के सामने, अंग्रेजों के। डचों और अंग्रेजों के बीच यही 1759 ईस्वी वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध, बेदरा के युद्ध से जो विख्यात है, ये डचों के साथ ही लड़ा जाता है और भारत ने अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया। भारत में कौन युद्ध, बेदरा का युद्ध, अंग्रेज और डचों के बीच हुआ। डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया इस युद्ध ने। अब डच यहाँ क्यों असफल रहे, उसके कारण क्या थे। इसका सरकार का सीधे नियंत्रण में होना था, क्योंकि 21 साल के लिए आए थे। कंपनी के भ्रष्ट एवं अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारी भी इनके सफलता न मिलने के कारण थे। भारत में डचों के आगमन के परिणाम स्वरूप यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की कहाँ पहुँच गया था, सर्वोच्च स्थिति में। भारतीय वस्त्रों के यूरोप में निर्यात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड के आगे चलकर वस्त्रोद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ठीक है, तो हमने दो कंपनी, कौन कौन, पुर्तगाल और डच के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया। आप इन दोनों को देखिएगा और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका बनेगा, प्रयास करिए। और वीडियो आप लोग जरूर देखा करिए, इसीलिए बहुत छोटा वीडियो बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया जाता कि आप लोग पैनिक हों। तैयारी अपनी करते रहिए बढ़िया से, हमारे क्रैश कोर्स से और अपने से जिस तरीके से वो प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन ये 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 25-30 मिनट की जो वीडियो बनाई जाती है, इसको आप ज़रूर देखिए। इससे एक गहनता से आपको पढ़ाने का यही तरीका है। ठीक है, इसलिए लंबी वीडियो नहीं बनाई जाती कि आप बोर हो जाएंगे, लेकिन 15 तारीख से थोड़ी लंबी वीडियो बनेंगी। तब लक्ष्य ये है कि 15 फरवरी, 15 मार्च और 15 अप्रैल तक आपका सारा सिलेबस ख़त्म हो गया रहेगा। लगभग ख़त्म ही है सिलेबस, लंबा पोर्शन लगभग ख़त्म ही हो चुका है। अभी एक लंबा पोर्शन वही ज्योग्राफी बची हुई है, उसको देख लिया जाएगा। लगभग 15-20 लेक्चर में वो भी ख़त्म हो जाने चाहिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी तरीके आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको, जो वीडियो मैं देखता हूँ बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, जितना अधिक देखेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। कंटेंट अच्छे रहते हैं, बताया जाता है। आप लोग PDF, अब मार्केट में बहुत PDF है, बहुत कंटेंट है, हम डाल दें आप वो रख लीजिए, फिर वो रखते ही जाएंगे, वही सब कर रहे हैं, वही आप कर रहे हैं, तो फिर जब वही कर रहे हैं तो फिर परिणाम बहुत अच्छा उम्मीद न करें। आपसे या मेहनत कराना या कुछ करना, यही उद्देश्य है कि आप अगर हमारे अकॉर्डिंग या कुछ अलग करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अधिक से अधिक लोग ये सब पढ़े हुए होंगे, लेकिन जो नए हैं या जो हैं, आप जितनी बार रिवीजन कर ले जाएंगे वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आप उतना ही कंफर्ट महसूस करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंग्रेज़ थोड़ा लंबा है पढ़ाने में, वो होगा अगले लेक्चर में होंगे। अभी इस 15 तारीख तक हो सके आपकी क्लासेस बाधित रहेंगी। ठीक है, तो अभी जितना कुछ पढ़ाया गया है उस सब को कवर करिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी को एक बार रिवीजन इस हफ्ते में कर लीजिएगा। 15 तारीख के बाद आपको विस्तृत रूप से फिर से कंटिन्यू किया जाएगा, कुछ पर्सनल चीज़ें और एग्ज़ाम्स वगैरह के साथ बाधा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।